आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें इसमें हम लोग प्योर बेंडिंग ऑफ बीम का टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपके लिए लाए हैं ये सेक्शन मॉडुलस। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सेक्शन मॉडुलस, और उसके साथ साथ कुछ स्टैंडर्ड शेप के सेक्शन मॉडुलस को हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे रेक्टेंगल का सेक्शन मॉडुलस क्या हो सकता है, सर्कल का सेक्शन मॉडुलस क्या हो सकता है, इसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। उसके साथ साथ आपके न्यूमेरिकल में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो वो मैं कुछ स्टैंडर्ड शेप के लिए आपको आज बताऊँगा, जिससे आगे न्यूमेरिकल करते समय आपको SFD VMD सभी प्रॉब्लम में ना बनाना पड़े, आपका काम आसान हो। तो आप चैनल पे बने रहिएगा और बहुत ध्यान से इसको समझिएगा जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैकेनिक्स इसमें पढ़ा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका सिलेबस है वो पूरा कवर कर दूँ विद इन टाइम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी बात हम जरूर करेंगे, लेकिन पहले एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना एग्जांपल के समझ में नहीं आती हैं। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल का क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ। एक बीम है, मान लीजिए बीम का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर शेप में है। कोई एक बीम है जिसका ये क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे किसे कहते हैं, क्योंकि पहले बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ और क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग फाइंड करते रहते हैं। तो कोई बीम है जिसका ये क्रॉस सेक्शन है, हम इसके बेस को मान लेते हैं कितना है, B। इसका बेस B है और इसकी जो हाइट है, हाइट को हम H से भी डिनोट करते हैं और D से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको D से डिनोट कर रहा हूँ, इसको D से डिनोट करता हूँ। मान लीजिए इसकी डेप्थ D है, स्मॉल d। तो अगर हम इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला आपसे पूछेंगे तो आप बताओगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रेक्टेंगल का। ये होता है, आपको पढ़ाया था BH³/12 जब H हाइट लिया था। तो यहाँ D ले रहा हूँ हाइट को, तो इसको लिख सकते हैं BD³/12, BD³/12। अब बात करें अगर न्यूट्रल एक्सिस की आपसे, तो इस रेक्टेंगल का न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे होगा, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ कहीं होगा। न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस जहाँ पे ना तो कोई टेंशन होगा और ना ही कंप्रेशन, यानी टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स या टेंसाइल स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस सभी जीरो होते हैं। ये आपका होता है न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस, तो न्यूट्रल एक्सिस से जो ये इसका टॉप मोस्ट फाइबर है, ये मान लेते हैं कितना है, डिस्टेंस y, ये एबव है। इसी तरीके से बॉटम मोस्ट फाइबर की अगर हम बात करें तो इस डिस्टेंस दोनों इसमें बराबर होता है ये, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, y। ये दोनों बराबर होते हैं इस केस में, ये भी क्या है, y। तो y मैक्स है, ये मैक्सिमम वैल्यू है आपके y की। मतलब न्यूट्रल एक्सिस से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस वाला फाइबर होगा वो टॉप पे होगा, चाहे यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे होगा, और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इस लेयर पे होगा। तो ये y कितना होगा, अगर हम y मैक्स की बात करें तो y मैक्स की जो वैल्यू होगी वो D/2 हो जाएगी, D/2। अगर इसको D को हम H से रिप्रेजेंट करते तो यहाँ पे H/2 लिख सकते थे। तो ये हो गया I और Y। तो मैथमेटिकली अगर हम Z को डिफाइन करें तो जो सेक्शन मॉडुलस होता है एक्चुअल में ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सेक्शन मॉडुलस क्या है, सेक्शन मॉडुलस एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि इट इज़ अ ज्योमेट्रिक थोड़ा सा कट कर दिया हूँ, ज्योमेट्रिक, उसके बाद प्रॉपर्टी में जल्दी से P लिखने वाला था। तो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, it is a geometric property of the cross section ये क्रॉस सेक्शन की ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है ऑफ द क्रॉस सेक्शन। और अगर हम इसको डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली, इट इज़ डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन भी आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो डेफिनेशन भी आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। इस बात का ध्यान रखना, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस
और न्यूट्रल लेयर में आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है आपको समझना, क्योंकि आप मैकेनिक्स, आप सॉलिड्स पढ़ रहे हो इस समय इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। न्यूट्रल एक्सिस टू द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट लेयर, डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट लेयर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। यानी अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। मैथमेटिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन y क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से फाइबर की डिस्टेंस है। लेकिन ये ध्यान देना कि आउटर मोस्ट लेयर की बात हो रही है, यानी जहाँ पे आपका y मैक्सिमम होगा। आउटर मोस्ट लेयर अगर रेक्टेंगल में बात करें तो ऊपर ये है, और नीचे की तरफ बात करें तो ये लेयर है। ये दोनों आउटर मोस्ट लेयर हैं। जब बीम को बेंड करेंगे, अगर सैगिंग का केस होगा तो आपका ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन हो जाएगा, तो ये कंप्रेसिव रीजन का आउटर मोस्ट सेल होगा, ये टेंसाइल रीजन का। अगर हॉगिंग का केस होगा, यानी बीम को उल्टा बेंड करेंगे, तो ऊपर आपका जो है टेंसाइल रीजन आ जाएगा, नीचे कंप्रेसिव। तो यहाँ से अगर हम इस रेक्टेंगल का फाइंड करें, इस रेक्टेंगल का अगर हम यहाँ पे फाइंड करें सेक्शन मॉडुलस, तो कितना हो जाएगा, सेक्शन मॉडुलस अगर हम रेक्टेंगल का फाइंड करें तो रेक्टेंगल का आई कितना मैंने आपको बताया, BD³/12, और इसको डिवाइड कर देंगे y मैक्स, तो यहाँ पे y मैक्स कितना होगा, D/2 होगा। तो ये सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग इसको, तो सिंप्लीफाई करने पे कितना आ जाएगा, एक d से d कैंसिल हो गया, BD², 2 6 जा 12, BD²/6। तो ये रेक्टेंगल का सेक्शन मॉडुलस आ गया। तो ये आपका फार्मूला है, z इक्वल टू I/y मैक्स। डेफिनीशन अगर आपसे पूछी जाती तो आप यहाँ तक निकाल सकते हो। ये जो मैंने बताया है किसके लिए बताया, फॉर रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल के लिए हम लोग कैसे सेक्शन मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, इस फार्मूले को ज़रा और मैं एक दूसरे तरीके से देखता हूँ। तो हम लोगों ने फाइंड किया था बेंडिंग फार्मूला, बेंडिंग इक्वेशन अगर आपको याद हो, जिसमें m/, मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन या फिर बेंडिंग फार्मूला, m/I इक्वल टू σ/y। कुछ इस टाइप से हम लोगों ने फार्मूला फाइंड किया था, σ/y इक्वल टू m/I इक्वल टू E/R। अगर आपको याद हो, तो नहीं याद है तो वो वीडियो भी आप देखिए। तो इसमें जब हमारा बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, कब होगा, जब ये y मैक्स होगा। तो यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा सेटिंग करते हैं और इस I को यहाँ पे लेके आते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं m/σ मैक्स इक्वल टू I/y की मैक्सिमम वैल्यू। y मैक्स मतलब ये आउटर सरफेस, आउटर लेयर, क्योंकि बहुत सारे लेयर्स हैं इसमें, तो जो सबसे आउटर लेयर है वो y मैक्स है। तो यहाँ से I/y मैक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। हम जानते हैं I/y मैक्स क्या है, z है। तो और करके हम लिख सकते हैं z इक्वल टू m/σ मैक्स। तो एक फार्मूला ये भी हो गया, जो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस के टर्म में है। मतलब इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल मोमेंट रजिस्टर्ड बाय द सेक्शन टू द यील्ड स्ट्रेस। मतलब मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस को ही हम लोग आप जानते हो यील्ड स्ट्रेस भी कहते हैं। तो यहाँ पे m क्या है, ये आपका m जो है ये है टोटल मोमेंट रजिस्टर्ड बाय द सेक्शन, टोटल मोमेंट रजिस्टर्ड बाय द सेक्शन। रजिस्टर्ड मतलब रजिस्ट करना, रजिस्टर्ड बाय द सेक्शन। और सिग्मा मैक्स क्या है, ये मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आप कह सकते हो या फिर यील्ड स्ट्रेस कह सकते हो। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यील्ड स्ट्रेस या फिर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आप कह सकते हो, या मैक्सिमम स्ट्रेस कह सकते हो। तो ये तो बात हो गई सेक्शन मॉडुलस की। इसको ध्यान से वीडियो को देखिएगा, राइटिंग पे मत जाइएगा मैं कैसा लिख रहा हूँ। जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आप उसको समझिएगा, आपको वो आना चाहिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। लिखने में राइटिंग थोड़ी कम अच्छी है मुझे पता है,
तो ठीक है, आप समझने की कोशिश करिए, आप अच्छे से लिखिएगा। तो ये तो बात हो गई सेक्शन मॉडुलस की। एक फार्मूला ये बताया I/y/max, दूसरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के टर्म में। यहाँ से कभी कभी आपको सेक्शन मॉडुलस दिया रहेगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दिया रहेगा और आपसे पूछ लेगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा मैक्स इंटू जेड। तो आप इस इक्वेशन को यूज करके मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी फाइंड कर सकते हो। तो अब हमने जैसा कि आपसे कहा था कि आज हम आपको दो चीज़ें बताएंगे, एक तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, दूसरा हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे। आप सब स्टैंडर्ड शेप, बीम के कुछ स्टैंडर्ड शेप के लिए। तो अब मैं उसको डिस्कस करता हूँ, पेज को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ जिससे आपको पूरा दिखे। अब आइए कुछ स्टैंडर्ड शेप का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखते हैं कितना होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ सम स्टैंडर्ड बीम। कुछ स्टैंडर्ड बीम ले रहे हैं जिस पे लोड लगाएंगे और उसका देखेंगे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है। ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो अगर m की वैल्यू डायरेक्ट आपको पता रहेगी तो वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, आइए एक एक प्रॉब्लम लेते हैं। फर्स्ट ले रहा हूँ, मान लीजिए कोई बीम है, आप हमारी बात को केवल सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लीजिए ये कोई बीम है, ये बीम है और ये बीम एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन रहेगा, और इसके सेंटर पे लोड W अप्लाई किया गया। टोटल लेंथ बीम की L है, बीम की जो टोटल लेंथ है कितना है, L। तो जब सेंटर पे लोड अप्लाई किया जाएगा, कहाँ पे, सेंटर पे, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2 ये, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी बचेगी, L/2। इस तरह से अगर बीम के सेंटर पे लोड लगता है तो इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा m, ये होता है WL/4। तो आपको अगर W पता है, L पता है और क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके सेंटर पे लोड लगाया गया है, तो आप सीधे सीधे m की वैल्यू, ये जो इस फार्मूले में m है, इसको आप फाइंड कर लोगे किस फार्मूले से, m इक्वल टू WL/4 से। एक और केस लेता हूँ, ये m क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेकंड केस लेता हूँ, इसमें क्या करता हूँ, इस सेकंड केस में ये भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम वो बीम है जिसके दोनों एंड पे सपोर्ट होता है। इस बार जो लोड लगा रहा हूँ W, ये सेंटर पे नहीं है। इस बार जो लोड W है ये सेंटर पे नहीं है, सेंटर पे नहीं है। मान लेते हैं कि ये यहाँ से A डिस्टेंस पे है, A डिस्टेंस पे, और ये डिस्टेंस कितनी है, B। A और B अलग अलग वैल्यू हैं। यहाँ पे क्या है, A और B दोनों इक्वल हैं जब सेंटर पे लगता है। तो अगर सेंटर पे आपका लोड नहीं है, बीम सिंपली सपोर्टेड है, तो उस केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट M है ये हो जाएगा WAB/A+B। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिए। तो ये तो दो बीम हो गई। आइए एक और बीम लेता हूँ, जो भी स्टैंडर्ड शेप हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दिया रहेगा क्वेश्चन में और पूरे बीम पे UDL अप्लाई किया गया, W न्यूटन पर मीटर इसकी इंटेंसिटी है, और मान लीजिए बीम की लेंथ कितनी है, L। तो इस केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट M होगा ये होता है M इक्वल टू WL²/8। आप चाहो तो SFD BMD बना लो और BMD में देख लो सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या आ रही है, तो यही वैल्यू आएगी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की। ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको BMD बनाना ही ना पड़े। अगर आपको पता है कि बीम सिंपली सपोर्टेड है, उसके ऊपर UDL लगा हुआ है इंटायर लेंथ पे यानी पूरे लेंथ पे, तो उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये जो फार्मूले में M है वो आप डायरेक्ट WL²/8 से फाइंड कर लोगे। एक और शेप लेता हूँ, नंबर 4। यहाँ पे लेता हूँ एक कैंटिलीवर बीम, यहाँ पे एक कैंटिलीवर बीम लेता हूँ और इस कैंटिलीवर बीम पे UDL लगा देता हूँ, और इस UDL की इंटेंसिटी W न्यूटन पर मीटर, इंटायर लेंथ इसकी L, लेंथ कितनी है, L। तो इस केस में आपका जो M होगा इसका फार्मूला होगा WL²/2। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन 4 में से अगर आप ये सेकंड और थर्ड ये दो फार्मूले आप याद रखते हो
तो फर्स्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर a इक्वल टू L/2 B इक्वल टू L/2 रखोगे तो WL/4 अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे WAB/A+B और ये WL²/8 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इन फार्मूलों को याद रखिएगा। फिर भी मैं एक और ले लेता हूँ, इसमें एक पॉइंट लोड लगाता हूँ और लेंथ L। इस केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा M, ये होगा W/L। तो आज मैंने आपको सेक्शन मॉडुलस और वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ सम स्टैंडर्ड बीम के बारे में बताया। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको बताने के बाद ही हम प्योर बेंडिंग ऑफ बीम के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। थैंक यू।